इस चैप्टर को, मोशन चैप्टर को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज अगर हम देखेंगे तो है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझना। और मैंने देखा है कि जो बच्चे 9th से 10th और आगे कई क्लासेस में पहुंच जाते हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी आ जाते हैं तो उनको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसको आपको बेसिक से समझना है, मतलब डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए चलिए डिस्प्लेसमेंट को मैं इधर लिख लेता हूं जिससे कि इजी हो जाए बाद में डिफरेंस बताने के लिए। ठीक है, तो मान लो कि कोई एक बच्चा वो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, ठीक है, वो पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है, बी पे पहुंचता है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, ठीक है। अब वो बी से सी तक जाता है, तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस है ए से बी के बीच की। बी से वो पॉइंट सी पे पहुंचता है, बी और सी के बीच की डिस्टेंस है 0.5 किलोमीटर। फिर वो सी से डी पे पहुंचता है, ये भी डिस्टेंस है 0.5 किलोमीटर। तो उसने, बच्चे ने ए से स्टार्ट किया और वो डी तक गया, तो उसने टोटल पाथ लेंथ क्या कवर की? पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ 1 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर 1.5 हो गया, और 0.5 किलोमीटर मतलब टोटल 2 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर वो ए से चला और डी तक गया तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग टोटल पाथ लेंथ बोल सकते हैं। ए से डी तक जाने में टोटल पाथ लेंथ लिख लीजिए, कितना हो गया? 2 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ए से बी, बी से सी और सी से डी। अब अगर मैं ये बोलूं ए से डी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या है, ध्यान रखिएगा, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो हमेशा ऐसा जब होता है तो पॉइंट ए को ले लीजिए और डी को ले लीजिए, इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। अगर हम स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो ये पाथ तो यही आएगा। तो अभी डिस्प्लेसमेंट जो है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है, वो भी ए से डी के बीच में कितनी है? 2 किलोमीटर। अब बात यहां समझने की आई। अब उस बच्चे ने क्या किया, वो डी से वापस चलता है, ये रिवर्स चल रहा है, और वो बी पे आ जाता है। ए से पहले बी गया था, बी से सी गया था, सी से डी गया था, डी से वापस चलता है, सी होते हुए बी पे वापस आ जाता है। तो अब बताइए, यहीं पे आपको समझना है अब डिस्टेंस क्या होगी। तो अब डिस्टेंस हो जाएगी ए से बी 1 किलोमीटर, बी से सी 0.5 तो 1.5 हो गया, सी से डी 0.5 तो 2 हो गया, डी से वापस सी आया 2.5 हो गया, फिर वापस बी आया तो 3 हो गया। तो मतलब अब इस केस में डिस्टेंस हो गया आपका 3 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि टोटल पाथ लेंथ, जो मैं बोल रहा टोटल पाथ चला कितना, वो हो गया 3 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? तो डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था जिस पॉइंट से चला है और अभी कहां है, अभी कहां है? बी पे है। इन दोनों को आपस में मिला दीजिए स्ट्रेट लाइन से, शॉर्टेस्ट पाथ। तो कितना है उसका डिस्प्लेसमेंट? 1 किलोमीटर। तो अब हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर, और डिस्टेंस कितना हो गया? 3 किलोमीटर। तो आपको यह समझना है कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब उसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, सिर्फ उसमें
आपका मैटर करता है कि कितना चला, एक न्यूमेरिक वैल्यू मैटर करती है, उसमें डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं। बट डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का बहुत मैटर करता है। मतलब आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ओरिजिनल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन मिला दीजिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी, जो शॉर्टेस्ट लेंथ आएगी वो होता है डिस्प्लेसमेंट, और टोटल लेंथ होती है डिस्टेंस। तो ये बहुत समझना जरूरी है, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातें करूं तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा, और डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर कर रहा, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो समझ गए, अब हम इसको डिस्प्लेशन को भी देख लेते हैं। तो डिस्टेंस इज द मेजर ऑफ द सेपरेशन गैप बिटवीन टू रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। आप लोग मैं बोल रहा हूं उसको नोट कर लीजिए। डिस्टेंस इज द मेजर ऑफ सेपरेशन गैप बिटवीन टू रेफरेंस पॉइंट्स एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रिक्वायर्ड or measured from the initial to the final position of an object, and displacement is a vector quantity, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि याद करने वाला है, आपके क्लास में चैप्टर में पूछा आ सकता है, उसको समझ लीजिए। अब स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है, इसका डिफिनेशन आप लोग नोट करिए, मैं बोल रहा हूं। तो स्केलर क्वांटिटीज दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are described by specifying only their numerical values, that is magnitude, are called scalar quantities. So scalar quantities में आप लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड और उसके न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हो, आप लोग उसके डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज आर डिस्टेंस, स्पीड एंड मास, ये सारे जो है स्केलर क्वांटिटीज हो गया। और वेक्टर क्वांटिटीज की डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। वेक्टर क्वांटिटीज दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। और एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड फोर्स एंड etc, मेनी अदर एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपको क्या समझना है, स्केलर में आपका डायरेक्शन मैटर नहीं करता, वेक्टर में डायरेक्शन भी मैटर करता, ठीक है। तो अभी मैं डिस्टेंस को बात, तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस नोट करेंगे, समझेंगे। तो डिस्टेंस को सबसे पहले आप लोग डिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं कि ये स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर है, ठीक है। दूसरा, ये टोटल पाथ लेंथ है, टोटल पाथ लेंथ है, स्पेलिंग से ऐसे करते हैं आपको समझ में आएगा। और ये है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, ठीक है। इसमें जो है डायरेक्शन नॉट स्पेसिफाइड है, और इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड है। आपने ठीक है। अब ये मुझे बताइए, किसी केस में डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर तो हमने देखा था, पर डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। इट इज आइदर इक्वल or
ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। और इस केस में क्या होगा, इट इज आइदर इक्वल आर लेस देन डिस्टेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमको समझने में था। और अगर कोई मोशन हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इफ एनी मोशन इज ऑकरिंग, मतलब कोई मोशन हो रहा है, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। डिस्टेंस इफ एनी मोशन अकर्स, if any motion occurs, distance can not be zero। बट अगर मोशन हो भी रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है या कोई पूछ सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, मतलब जिस पॉइंट से चले वापस घूम के घर आ गए। तो मतलब आप सुबह स्कूल के लिए निकले, दोपहर में घर आ गए स्कूल करने के बाद, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, बट डिस्टेंस आपका कवर हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बट डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। अब हम लोग आएंगे इस चैप्टर की, मतलब जो बेसिक चीज है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसको हम लोग पहले डिफिनीशन से कवर करेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग चैप्टर में इसके बारे में पढ़ते जाएंगे। किसके बारे में, यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों मैं ये जो इसका डिफिनीशन होता है वो आप लोग को बोल दूंगा, आप लोग वीडियो को पॉज कर करके उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लिख नहीं रहा हूं, और जब इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हम ले लेंगे तो सारा डिफिनीशन उसमें पहले से लिखा रहेगा और आप लोग को मैं बताता जाऊंगा। अभी क्या है कि वीडियो अगर मैं सारी चीजें लिखने लगूंगा तो वीडियो की लेंथ जो है ना बढ़ जाएगी। तो आप यूनिफॉर्म मोशन को मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए। व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, व्हेन ए बॉडी कवर्स equal distance in equal intervals is called linear, is called uniform motion। so uniform motion में equal interval में equal distance cover करता है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए, when a body covers equal distances in equal intervals of time then such a motion is called uniform motion। ठीक है, आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप लोग लिख लीजिए डिफिनेशन, व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड वाइस वर्सा देन द मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोग समझिए।